नमस्कार, मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बीते दिनों की कुछ खास और रोचक खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी का नाम बेवजह हो रहा है बदनाम। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर किस बात पर हुई आलोचना के बाद बैकफुट पर नजर आया देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI। आगे आपको बताएंगे कि आखिर किसने काट ली राहुल गांधी की जेब। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले कनाडा के PM को अंडरग्राउंड होना पड़ा, और बताएंगे कि टेनिस स्टार राफेल नडाल ने रचा कौन सा नया इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं इन खबरों की विस्तार से चर्चा। पिछले 5 वर्षों में जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से नाम बदलने की एक परंपरा सी चल चुकी है। लेकिन योगी जी का दखल हर जगह तो हो नहीं सकता, तो इस बार नाम बदलने के लिए प्रयास किया है देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने। दरअसल हुआ कुछ यूं कि रेलवे भर्ती बोर्ड की NTPC परीक्षा के रिजल्ट को लेकर छात्रों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की आंच देश की प्रमुख विद्युत उत्पादन कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC तक पहुंच गई। रेलवे और छात्रों की लड़ाई का खामियाजा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को भुगतना पड़ रहा है। इसके चलते नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने रेलवे को एक पत्र लिख मांग की है कि NTPC परीक्षा का पूरा नाम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लिखा जाए, ताकि किसी प्रकार का संदेह ना रहे। रेलवे भर्ती परीक्षा और NTPC कंपनी का नाम एक जैसा होने के कारण आम जनता और सोशल मीडिया यूजर्स में ये गलतफहमी है कि रेलवे की परीक्षा NTPC लिमिटेड से जुड़ी हुई है। इसका एक उदाहरण कुछ इस प्रकार है। आज RRB NTPC जो घोटाला हुआ है, एक रिजल्ट को 7 जगह जो दिया गया है, उसके विरोध में हम लोग छात्र के समर्थन में रोड पे उतरे हैं। NTPC क्या है जी? ये NTPC क्या है? NTPC रेलवे का वो है क्या बताइए। NTPC क्या है? फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसका क्या काम होता जी? इसका क्या काम होता है? क्या काम होता है? आप इंटरव्यू ले रहे हैं। यहाँ हम लोग रोड पे छात्र के समर्थन में उतरे हुए हैं, तो आप यहाँ UPSC BPSC का क्या इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं क्या? ये तो हमको भी यकीन नहीं है। नहीं, इसका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने इस संबंध में रेलवे को एक पत्र लिखकर कहा कि अब भारतीय रेलवे को रेलवे भर्ती बोर्ड गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की परीक्षा के संदर्भ में देश के कुछ हिस्सों में हालिया विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में है। हमें विश्वास है कि रेलवे स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। हम केवल आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि NTPC लिमिटेड को अनजाने में बेवजह आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में आगे लिखा गया कि मीडिया इस परीक्षा के लिए NTPC संक्षिप्त नाम का इस्तेमाल कर रही है, जिसके कारण यह धारणा बनी है कि यह परीक्षा भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड से जुड़ी हुई है। इससे NTPC की साख को नुकसान पहुंच रहा है। NTPC ने आगे कहा कि इसलिए हम आपसे इन परीक्षाओं का नाम बदलने का आग्रह करेंगे, ताकि भविष्य में कोई भ्रम पैदा ना हो। पत्र में अनुरोध किया गया है कि इस परीक्षा का पूरा नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाए, जिससे इंटरनेट मीडिया में लोगों के बीच किसी भी रूप से कोई गलतफहमी ना हो। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए हाल ही में नए दिशा निर्देश जारी किए थे। साथ ही बैंक में भर्ती संबंधी फिटनेस मानदंड की भी समीक्षा की थी। समीक्षा के बाद जारी एक सर्कुलर के तहत 3 महीने से अधिक अवधि की गर्भवती महिला को अस्थायी तौर पर अयोग्य यानी कि टेम्पररीली अनफिट माना जाएगा और उन्हें डिलीवरी के 4 महीने बाद ही दोबारा काम पर लौटने की अनुमति दी जाएगी। इस सर्कुलर को लेकर SBI को विभिन्न क्षेत्रों से आलोचना का सामना करना पड़ा। इस प्रावधान को ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन और दिल्ली की महिला आयोग समेत समाज के कई तबकों ने महिला विरोधी बताते हुए निरस्त करने की मांग की थी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय स्टेट बैंक ने 3 महीने से अधिक अवधि की गर्भवती महिला की भर्ती को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं और उन्हें अस्थायी रूप से अयोग्य करार दिया है। यह भेदभावपूर्ण है और अवैध है। हमने उन्हें नोटिस जारी कर इस महिला विरोधी नियम को वापस लेने की मांग की है।
वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा और मांग की कि इस तरह की नीतियों को लागू नहीं किया जाना चाहिए। इन दिशा निर्देशों से महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया को नुकसान होगा। उन्होंने कहा, नए प्रस्तावित दिशा निर्देशों से महिलाओं के लिए भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया में देरी होगी। ये दिशा निर्देश ऐसे समय में जारी किए गए हैं जब भारत की महिला वर्कफोर्स की स्थिति खराब हो रही है। इस तरह के प्रतिगामी और लैंगिक भेदभाव वाले दिशा निर्देश महिलाओं के समक्ष आने वाली असमानता को और भी बढ़ा देंगे। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव के.एस. कृष्णा ने भी इस मामले पर अपना मत रखते हुए कहा कि गर्भावस्था कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। हमारी मांग यह है कि 6 महीने से अधिक की गर्भवती महिलाओं के लिए भी नियमों में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है। विवाद के बाद देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने गर्भवती महिलाओं की भर्ती से संबंधित सर्कुलर को वापस लेने का शनिवार को फैसला किया। इस सर्कुलर को लेकर एसबीआई को विभिन्न क्षेत्रों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद एसबीआई को यह कदम उठाना पड़ा। इस संबंध में सोशल मीडिया पर आक्रोश के बाद बैंक ने बयान जारी कर इन निर्देशों को वापस ले लिया। बयान में कहा गया कि एसबीआई ने गर्भवती महिलाओं की भर्तियों के संबंध में संशोधित निर्देशों को वापस लेने का फैसला किया है और इस संबंध में मौजूदा निर्देश जारी रहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ समय पहले सभी को एक नए शब्द से अवगत कराया था। वो शब्द है आंदोलनजीवी। आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे देश में आंदोलनजीवी नामक इस बिरादरी का जन्म अभी हाल ही में हुआ है, कुछ इसी प्रकार से अब कनाडा में भी आंदोलनजीवी उभर आए हैं। शायद वो हमारे देश से ही प्रभावित हुए होंगे, लेकिन जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन आंदोलनजीवियों का डटकर सामना किया, इतनी हिम्मत कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं दिखा सके और अंत में उन्हें अपना आवास छोड़कर अंडरग्राउंड होना पड़ा। दरअसल कनाडा में कोरोना वैक्सीनेशन पर शुरू हुआ विरोध पीएम जस्टिन ट्रूडो के घर तक पहुंच गया है। राजधानी ओटावा में प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवर्स ने ट्रूडो के घर को घेर लिया है। हालांकि इसके पहले ही परिवार सहित ट्रूडो घर छोड़कर सीक्रेट लोकेशन पर चले गए हैं। फ्रीडम कॉन्वॉय नाम से चल रहा यह प्रदर्शन देश में कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य किए जाने और लॉकडाउन लगाने के खिलाफ है। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक हजारों ट्रक ड्राइवर्स और प्रदर्शनकारी शनिवार को राजधानी ओटावा में इकट्ठा हो गए। ओटावा में प्रधानमंत्री आवास को 50,000 ट्रक ड्राइवर्स ने अपने 20,000 ट्रकों के साथ चारों तरफ से घेर लिया। उनकी मांग है कि वैक्सीन जनादेश और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इसी क्रम में पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक विवादास्पद बयान भी दे दिया। भारत के किसान आंदोलन को मानवाधिकार का मसला बताने वाले कैनेडियन पीएम ने ट्रक चालकों को महत्व नहीं रखने वाले अल्पसंख्यक कह दिया। फिर क्या था? ऐसे में कोरोना वैक्सीन अनिवार्य करने और कोविड लॉकडाउन का विरोध कर रहे ट्रक ड्राइवर्स बुरी तरह से भड़क गए और इसी क्रम में अपना विरोध जताने के लिए शनिवार को ट्रकों का फ्रीडम कॉन्वॉय कनाडा की राजधानी को घेरने के लिए निकला, जिसने अब पीएम आवास को बंधक बना लिया है। आलम यह है कि राजधानी ओटावा जाने वाले रास्ते पर 70 किलोमीटर तक बस ट्रक ही ट्रक दिख रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी कनाडा हैज फॉलन ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि भारत में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन को कनाडा के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ समर्थन दिया था, बल्कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को मानवाधिकार का मसला करार कर हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी किया था। अब लोग उनके इसी दोहरे रवैये के कारण सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं और तमाम ट्वीट भी कर रहे हैं। एक यूजर लिखती है कि कनाडा की ट्रकिंग इंडस्ट्री में पंजाबियों और भारतीय मूल के लोगों का प्रभुत्व है। अब जब यही लोग कनाडा में विरोध जता रहे हैं तो वहां के प्रधानमंत्री का कहना है कि ये मात्र छोटा सा अल्पसंख्यक समूह है जिनके विचार उन्हें अस्वीकार्य हैं। एक दूसरे यूजर ने किसान प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया और ट्वीट कर कहा कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कनाडा के पीएम अपने घर से भाग गए हैं क्योंकि ट्रक वालों ने उनके घर को घेर लिया है।
एक अन्य यूजर ने लिखा, अब इसे कहते हैं अपने किए कर्म यहीं भुगतने पड़ते हैं। पिछले साल जस्टिन ट्रूडो ने भारत में ट्रैक्टर मार्च रैली को सपोर्ट किया था, आज खुद कहीं छुपकर बैठा है ट्रक मार्च रैली से घबराकर। साथ ही आपको बता दें कि ट्रक चालकों को दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क का भी साथ मिल गया है। मस्क ने ट्वीट करके कहा कि कैनेडियन ट्रक चालकों का शासन और अब इस आंदोलन की गूंज अमेरिका तक देखी जा सकती है। आपने 21 तोपों की सलामी की बात तो जरूर सुनी होगी और साथ ही ये भी पता होगा कि हम इस कहावत का इस्तेमाल तभी करते हैं जब कोई साहसिक कार्य या शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा करनी हो। तो कुछ ऐसा ही साहसिक और शानदार प्रदर्शन कर बीते रविवार को स्पेन के दिग्गज टेनिस स्टार राफेल नडाल ने एक नया इतिहास रच दिया, जिस पर उनको 21 तोपों की सलामी तो बनती है। नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम कर 21वां ग्रैंड स्लैम जीता और विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इस तरह नडाल मेंस सिंगल में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नडाल ने रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के 20-20 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड को पछाड़कर ये नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। नडाल ने 5 घंटे 24 मिनट तक चले लंबे और संघर्षपूर्ण फाइनल में रशिया के डैनिल मेदवेदेव को हराकर दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। 5 सेट तक चले इस मैच के पहले 2 सेट नडाल हार गए थे, लेकिन यहां से उन्होंने दमदार वापसी कर खिताब अपने नाम किया। वहीं लगातार दूसरे साल मेदवेदेव को ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार का सामना करना पड़ा। 35 साल के राफेल नडाल ने अपने से 10 साल छोटे रशियन टेनिस स्टार को 5 सेट तक चले इस मुकाबले में जोरदार टक्कर दी और लंबी रैलियों और गेम के बावजूद थकान को हावी नहीं होने दिया। 11 साल पहले इसी टूर्नामेंट के फाइनल में नडाल को 5.5 घंटे से ज्यादा लंबे चले मुकाबले में नोवाक जोकोविच से हार झेलनी पड़ी थी। वह ग्रैंड स्लैम इतिहास का सबसे लंबा फाइनल था। अब 11 साल बाद नडाल ने एक और लंबा फाइनल खेलकर जोकोविच को पीछे छोड़ दिया है। नडाल की शानदार उपलब्धि पर सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर जारी है। नडाल के प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच समेत खेल जगत से जुड़ी तमाम हस्तियों ने राफेल नडाल को बधाई दी। इसी क्रम में रोजर फेडरर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि क्या शानदार मैच था, मेरे मित्र और बेहतरीन प्रतिद्वंदी राफेल नडाल को 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी बनने पर हार्दिक बधाई। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने भी ट्वीट कर लिखा कि 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के लिए राफेल नडाल को बधाई। अद्भुत उपलब्धि, आप हमेशा ही फाइटिंग स्पिरिट के साथ उतरते हैं, जो एक बार फिर से साबित हुआ। नडाल के कमाल को भारतीय क्रिकेट जगत ने भी सलाम किया। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर समेत अन्य खिलाड़ियों ने नडाल को रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद बधाई दी है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने नडाल को बधाई देते हुए ट्वीट कर लिखा कि यह बहुत ही शानदार है। 2 सेट से पिछड़ने के बाद वापस आकर अपना 21वां ग्रैंड स्लैम जीतना अविश्वसनीय है। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी नडाल को बधाई दी और ट्वीट कर लिखा कि राफेल फायर हैं, उन्होंने क्या वापसी की है। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने शनिवार को ट्वीट कर सवाल किया कि श्री हरमिंदर साहब में राहुल गांधी की जेब किसने काटी। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए इनसे कहा कि वह झूठी खबर ना फैलाएं। आपको बता दें कि राहुल गांधी बुधवार को पंजाब के 1 दिवसीय दौरे पर गए थे। वह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी गए थे। कांग्रेस नेता गांधी जब स्वर्ण मंदिर गए थे तब उनके साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी सहित प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू भी थे। इसी वाकये पर हरसिमरत कौर ने प्रश्न करते हुए ट्वीट किया कि श्री हरमिंदर साहब में राहुल गांधी की जेब किसने काटी, चरणजीत सिंह चन्नी ने, सिद्धू ने या उप मुख्यमंत्री रंधावा ने? ये 3 लोग ही थे जिन्हें जेड सुरक्षा ने राहुल गांधी के पास जाने की इजाजत दी थी। या यह बेअदबी की घटनाओं के बाद हमारे सबसे पवित्र धर्म स्थल का नाम बदनाम करने की केवल एक और कोशिश है। हालांकि हरसिमरत कौर ने कथित घटना के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं दी। हरसिमरत कौर पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उनके पोस्ट को रीट्वीट किया और कहा, हरसिमरत जी, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो ऐसी झूठी खबरें फैलाना पवित्र गुरु घर की बेअदबी है। चुनावी गतिरोध चलेगा, पर आपको जिम्मेदारी और परिपक्वता दिखानी चाहिए। हाँ, मोदी सरकार की कैबिनेट में बैठ काले कानूनों पर मोहर लगवाना मेहनती किसानों की जेब काटने जैसा जरूर है।
आपको बता दें कि सितंबर 2020 में कृषि कानूनों को लेकर इस्तीफा देने से पहले हरसिमरत कौर नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।